नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा धारा 80 या जिसको पूर्व में धारा 143 कहा जाता था उसके बारे में डिटेल से। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वो भूमि हैं जिनको कि हम कृषि भूमि कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करते समय कौन कौन सी सूचनाएं प्रारंभिक रूप से आपको आवश्यक होती हैं, आपके लिए ज़रूरत होती है। इनपुट फील्ड में भरने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको प्रारंभिक रूप से चाहिए। उसके बाद में अगले बिंदु में बात करूंगा कि जब आप प्रारंभिक रूप से ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं धारा 80 के अंतर्गत कृषक भूमि को आकर्षक बनाने के लिए, फिर उसका जो प्रिंट आउट निकलता है, प्रिंट आउट के साथ कौन कौन से दस्तावेज आपको सबमिट करने होते हैं। अगले बिंदु में मैं बात करूंगा कि एक बार अगर SDM कोड से आपकी कृषक भूमि का धारा 80 कराने के बाद आकर्षक घोषित हो गई, तो क्या कोई ऐसी परिस्थिति भी है कि उस आकर्षक घोषित भूमि को फिर से सरकार कृषक कर सकती है? कोई परिस्थिति ऐसी भी है, इसके बारे में बात करूंगा। और अंत में मैं बात करूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कि धारा 80 के अंतर्गत कृषक भूमि को आकर्षक घोषित करा लेने के बाद क्या दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता होती है या इसकी क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इन सूचनाओं के साथ मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये भूमि से संबंधित ऐसा मामला है जिसमें प्रदेश के लगभग हर व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, सारे लोगों की उसकी जरूरत हो सकती है। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश में किन किन भूमि को कृषि भूमि कहा जाता है या कृषक भूमि कहा जाता है। दोस्तों, वो भूमि जो सामान्यतः संक्रमणी भूमिधर के कब्जे में होती है, उसके स्वामित्व में होती है और उस पर वार्षिक फसल उगाने का काम होता है, कृषि कार्य होता है। बेसिक रूप से उस भूमि को हम लोग कृषि भूमि कहते हैं। इसके साथ ही जिन पर कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन या पशुपालन, बागवानी आदि इस तरह के काम होते हैं, वो भूमि भी हमारी कृषि भूमि में शामिल है। अब अगले बिंदु में मैं बात करने वाला हूं कि इस कृषि भूमि को आकर्षक कराने के लिए जब हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं तब हमें प्रारंभिक कौन कौन सी सूचनाएं आवेदन से पूर्व अपने पास रखनी चाहिए। जो भूमि के स्वामी हैं उन सबको अपना पहचान पत्र या ID तैयार रखनी चाहिए। फसलों का रिकॉर्ड भी आपको भरना पड़ेगा इनपुट फील्ड में कि कौन कौन सी फसल आपकी कृषि भूमि में हो रही है। अगर आपकी भूमि कहीं बंधक है या किराएदारी पे है तो उसका भी रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा कि भूमि आपके पूर्ण स्वामित्व में है या कहीं बंधक है या कहीं किराएदारी पर आपने उसको रखा हुआ है। मालिकाना हक के बारे में आपको पूर्व दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे कि भूमि पूर्ण रूप से आपके स्वामित्व में है। लैंड यूटिलाइजेशन प्लान लगाना पड़ेगा जिसमें कि पूरा रेवेन्यू प्लान पे संबंधित भूमि को अंकित किया जाएगा, उसकी चौहद्दी मार्क की जाएगी, उसका क्षेत्रफल लिखा जाएगा और उसके भूमि का प्रकार भी लिखा जाएगा। उस भूमि का पूरा सर्वे मैप आपको आवश्यक होगा, इसकी तैयारी आप पहले से करके रखें। उस भूमि के संबंध में जो भी आपने रेवेन्यू जमा किए हैं उनकी रसीदें आपको रखनी पड़ेंगी तैयार। उस भूमि पर कोई मुकदमा तो नहीं है, उस भूमि पर कोई रेवेन्यू आपका बाकी तो नहीं है जो सरकार को पेमेंट करना था और आपने नहीं किया है। और उस भूमि के पूर्ववर्ती मालिकों और वर्तमान मालिकों का या स्वामी का पूरा विवरण, कौन मालिक है अब और इसके पूर्ववर्ती मालिक कौन कौन से थे, ये सारे विवरण आपको तैयार रखने चाहिए ताकि आप अपने आवेदन को व्यवस्थित तरीके से वन गो में, एक शॉट में ऑनलाइन पोर्टल पर कर सके। दोस्तों, पूर्व में कृषि भूमि को आकर्षक करने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 143 के अंतर्गत ये क्रिया की जाती थी। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत ये आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और ये आवेदन राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली RCCMS के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत
कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर आपको कृषि भूमि को अग्रसर कराने के लिए आवेदन करना पड़ता है। दोस्तों, भारत सरकार ने कृषि को राज्यों का विषय रखा है, इसलिए अलग अलग राज्यों में कृषि भूमि को अग्रसर करने के लिए अलग अलग प्रणाली और अलग अलग शुल्क निर्धारित हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय ऑनलाइन आवेदन करने की प्रणाली धारा 80 के अंतर्गत प्रचलित है, इसी पर आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद जब आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा तो आपको एक निर्धारित शुल्क जमा कराना पड़ेगा। वो शुल्क आपको इस संपत्ति की लोकेशन और संपत्ति के प्रकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है और भारत के हर एक राज्य में इस शुल्क का निर्धारण का तरीका अलग अलग है, क्योंकि भारत सरकार ने कृषि भूमि को आकर्षक करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को दे रखा है और पूरे भारत में कृषि राज्यों का विशेष विषय है। इसलिए कृषि भूमि को आकर्षक करने की जो भी प्रणाली विकसित की गई है वो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनी राजस्व संहिता या अपने नियमों के अंतर्गत विकसित की गई है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन आपको राजस्व परिषद की वेबसाइट पर करना होगा और इसके लिए आपको vaad.up.nic.in के पोर्टल पर लॉगिन करके अपना आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर इस वेबसाइट का एड्रेस दे रहा हूं। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, सारे स्मॉल लेटर्स में है, V फॉर विक्ट्री, vaad.up.nic.in। इस पोर्टल पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है राजस्व परिषद की वेबसाइट पर। तो इस तरह जब आप ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर देंगे तब वहां से एक आवेदन का प्रारंभिक प्रारूप आपको प्रिंट आउट के रूप में मिलेगा। फिर उस प्रिंट आउट के साथ आपको कुछ दस्तावेज संलग्न करके एसडीएम कोर्ट में जमा कराने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि उस प्रिंट आउट के साथ कौन कौन से दस्तावेज आपको एसडीएम कोर्ट में संलग्न करके जमा कराने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा जो खातेदार और समस्त सह खातेदारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद नंबर 2, आप एक घोषणा पत्र समस्त जो सह खातेदार और खातेदार हैं एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें घाटों की चौहद्दी सहित नजरी नक्शा समस्त खातेदार और सह खाते द्वारा हस्ताक्षरित वो आपको प्रस्तुत करना होगा इस प्रिंट आउट के साथ। नंबर 3, संबंधित घाटों की कलेक्टर द्वारा सर्किल रेट की एक प्रश्नोत्तरी, एक क्वेश्चनायर भी होगा। उस क्वेश्चनायर को भी खातेदारों और सह खातेदारों द्वारा भरकर अपने हस्ताक्षर करके उस प्रिंट आउट के साथ संलग्न करना पड़ेगा। नंबर 4, संबंधित घाटों की अद्यतन खतौनी की प्रमाणित पृथ्वी आपको लगानी पड़ेगी। और नंबर 5, संबंधित घाटों की अद्यतन खसरे की प्रमाणित प्रति आपको लगानी पड़ेगी उस प्रिंट आउट के साथ। जो आप प्रारंभिक आवेदन के बाद जो आपको उसका प्रिंट आउट मिलेगा, उस प्रिंट आउट के साथ इतने सारे दस्तावेज संलग्न करके आपको एसडीएम कोर्ट में जमा कराने पड़ेंगे। फिर उस एसडीएम के कोर्ट में आपके इस आवेदन पर एसडीएम द्वारा जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद एक निर्णय के रूप में आपको कृषि भूमि को आकर्षक करने के लिए आदेश पारित किया जाएगा और उस आदेश के साथ ही आपको जो निर्धारित शुल्क है वो जमा कराना पड़ेगा राजस्व विभाग में। और शुल्क जमा हो जाने के बाद आपका फाइनल आदेश निर्गत कर दिया जाएगा एसडीएम कोर्ट से और आपकी कृषि भूमि आकर्षक घोषित हो जाएगी। अब मैं आपको बात करूंगा कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है जिसमें कि एक बार धारा 80 के अंतर्गत एसडीएम कोर्ट से जो भूमि कृषि से आकर्षक घोषित हो गई है, क्या उस भूमि को राज्य सरकार दोबारा भी आकर्षक से कृषि कर सकती है? क्या कोई ऐसा भी कारण है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर वो भूमि जो आपने कृषि से आकर्षक करा ली है एक बार एसडीएम कोर्ट से और उस पर आप अब भी कृषि संबंधी कार्य ही कर रहे हैं, वार्षिक फसल उगा रहे हैं, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन या बागवानी जैसा कोई कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं और जांच में ये पाया जाता है कि जिस भूमि पर आपने पूर्व में कृषि से आकर्षक करा लिया था उस पर आज भी कृषि कर रहे हैं, तो आपका ये एसडीएम कोर्ट से पूर्व में किया गया आदेश जिसमें कृषि भूमि को आकर्षक कर दिया था, ये आपका निरस्त किया जा सकता है और आपकी भूमि आकर्षक से दोबारा कृषि हो सकती है। आप इस पे कोई अपनी ऐतराज दाखिल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार कृषि भूमि पर, चूंकि जैसे हमने आपको अभी बताया था कि कृषि राज्यों का विषय है और कृषि भूमि पर राज्य सरकार को आपसे राजस्व प्राप्त होता है, तो माना यह जाएगा कि आपने जानबूझकर कृषि भूमि को
गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके आकृषक घोषित करा लिया है, लेकिन वास्तव में आज भी आप कृषि कार्य उस पर कर रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा जो राजस्व आपसे वसूलना था वो आप नहीं दे रहे हैं आकृषक होने के कारण, और वास्तव में वहां पर कृषि कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में आपकी पूर्व में कृषि से आकृषक घोषित भूमि भी दोबारा से आकृषक से कृषक की जा सकती है अगर आप वहां पर क्रिया परिवर्तन नहीं करते हैं, आज भी कृषि कार्य कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कि एक बार कृषि भूमि जब आकृषक घोषित हो जाती है तब क्या उसका दाखिल खारिज कराना अनिवार्य है या इसकी क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि भूमि है उसी का दाखिल खारिज या उसी का म्यूटेशन करने का प्रावधान है। कोई भी आकृषक घोषित भूमि जो कृषि से गैर कृषक घोषित हो गई है एसडीएम कोर्ट से, उसका आदेश पारित हो गया है, शुल्क जमा हो गया है, तो आकृषक घोषित की हुई जमीन का कोई भी म्यूटेशन या दाखिल खारिज नहीं होता है। लोग काफी परेशान है। कई हमारे दर्शकों ने यह सवाल किया कि साहब मैंने तो भूमि को धारा 80 के अंतर्गत गैर कृषि करा लिया है, आकृषक करा लिया है और उसमें आवासीय हो गई है या इंडस्ट्रियल हो गई है, अब मुझे क्या इस पर दाखिल खारिज हो जाएगा या क्यों नहीं हो रहा है। तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आकृषक घोषित की हुई भूमि का दाखिल खारिज या म्यूटेशन नहीं होता है, इसकी कोई प्रक्रिया या कोई प्रावधान नहीं है। और जहां पर मास्टर प्लान लागू होता है उसको हम प्लानिंग एरिया कहते हैं। तो प्लानिंग एरिया के अंतर्गत कृषि भूमि को आकृषक कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन क्षेत्रों में मास्टर प्लान में जो प्रावधानित लैंड यूज है, भू उपयोग है, वही भू उपयोग प्रभावी रहता है। चाहे आपकी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में उस भूमि का कृषि उपयोग अंकित हो या गैर कृषक अंकित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लानिंग एरिया के अंतर्गत केवल उस क्षेत्र के प्रभावी मास्टर प्लान में दर्शाया गया भू उपयोग ही प्रभावी होता है और उसी के अनुसार, उस भू उपयोग के अनुसार ही मानचित्र स्वीकृत किए जाते हैं। हाँ, प्लानिंग एरिया के बाहर जो भी भूमि है, जैसे कि जिला पंचायत की भूमि है, वहां पर अगर कोई आप नक्शा पास कराना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी उद्योग की बिल्डिंग के लिए हो, किसी होटल के लिए हो, किसी आवासीय कॉलोनी के लिए हो या किसी अन्य प्रयोग के लिए हो, अस्पताल के लिए हो, शैक्षिक संस्थान के लिए हो, नर्सिंग होम के लिए, नर्सिंग कॉलेज के लिए हो, उन सब पर आपको, जहां पर प्लानिंग एरिया नहीं है और जिला पंचायत के कंट्रोल में नक्शे पास होते हैं, वहां पर आपको कृषि भूमि में इन मानचित्रों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी। यहाँ आपको कृषि भूमि से अपनी भूमि को आकृषक कराना पड़ेगा। तो दोस्तों इन महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।